गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आज सबसे पहले मैं सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि हम जो है अभी पॉइंट टू पॉइंट राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्व रखता है, या मैं कहूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि राज व्यवस्था राज व्यवस्था राज व्यवस्था या मैं कहूँ कि पॉलिटी, और हमने समझा कि राज व्यवस्था से तात्पर्य उन सभी नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। और मैंने आपको कई सारी मूवीज़ के कल डायलॉग भी बताए, और उन डायलॉग में आपने देखा कि मेरे बोलने से कुछ ऐसा लग रहा था कि राज शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार था कि मानो सत्ता और शासन की बात हो रही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, तो राज का मतलब सत्ता और शासन, कुछ इस तरीके का अर्थ यहाँ निकल के आता है। तो मैंने कल आपको राज व्यवस्था की परिभाषा में बताया कि राज व्यवस्था से तात्पर्य उन नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा किसी देश का शासन या राज्य का शासन चलाया जाता है। और उस शासन को चलाने के लिए उस शासन को चलाने के लिए कुछ अंग होते हैं, और जिनमें हमने देखा कार्यपालिका, और दूसरा हमने देखा कार्यपालिका के साथ विधायिक विधायिका विधायिका और न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका। यानी इस देश की व्यवस्था को, किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो अंग होंगे, उनमें कुछ एग्जीक्यूटिव लोग होंगे, कुछ कानून को बनाएंगे, और जब कानून कानून की देखरेख या कानून का पालन कराने के लिए कौन काम करेगा? हमारी न्यायपालिका काम करेगी। या कानून सही बना है या नहीं बना है, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए उसको कौन काम करेगा? न्यायपालिका। हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे, लेकिन अभी समझना क्या है कि राज व्यवस्था किसको कहते हैं। तो कल हमने समझा, और अपना सिलेबस भी क्या है हमने देखा। तो सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे से कोई भी किसी भी टॉपिक का हम कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट ना छोड़े, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए हम इसी क्रम में आज बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं राज व्यवस्था का, और राज व्यवस्था से मतलब सत्ता और शासन से है। तो शासन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश के अंदर न जाने कब से, जब से ये मान के चलिए कि जब से मानव रहा होगा, तो सत्ता और शासन तो कभी, आपने हमेशा सुना होगा कि जंगल का राजा, राजा मतलब राज करने वाला कौन? शेर होता है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि मानव भी जब कहीं भी रहा होगा, तो वहाँ भी क्या है, कोई ना कोई सत्ता को संभालने वाला अवश्य ही रहा होगा। तो ऐसा समझ लेते हैं कि जब से ये हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे देश में कभी राजाओं का कभी राजाओं का राजाओं का, नवाबों का, या फिर सम्राट, इन तीनों का जब ये शासन और सत्ता को संभालने वाले, कभी यहाँ राजा रहे तो कभी नवाब कहलाए और कभी वो सम्राट कहलाए, लेकिन ये लोग सत्ता को संभालने का काम इन लोगों ने कभी किया। वो चाहे उस सत्ता को संभालने में जो नियम, सिद्धांत और प्रक्रियाएं थी, वो चाहे लिखित में या अलिखित में या पारंपरिक रूप से, चाहे वो किसी भी प्रकार थी, लेकिन
कहीं ना कहीं सत्ता को संभालने का काम इन लोगों ने अवश्य ही किया है। तो इसका मतलब है कि हमारा सत्ता को संभालने का इतिहास, सत्ता और शासन को चलाने का इतिहास काफ़ी पुराना है। लेकिन जब हम अपने देश के और संविधान के या फिर राज व्यवस्था के हम बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भारत में क्या है, व्यापार करने आती है। और उसको 15 साल के लिए महारानी के द्वारा, यानी इंग्लैंड की महारानी के द्वारा उसको अधिकार दिए जाते हैं कंपनी को कि वो भारत में व्यापार करे। तो कंपनी क्या है कि एक लंबे समय तक व्यापार करती रहती है, लेकिन उसके बाद कंपनियों की कुछ तानाशाही और हमारे यहाँ के नवाबों के साथ उसका, कंपनी और नवाबों का विरोध आपस में होना क्या है, स्टार्ट हो जाता है। तो उसी भी कि हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि वो कैसे पनपा और कैसे वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ, हमारा संविधान किस प्रकार डेवलप हुआ, उसको हम देखेंगे। तो इसको देखने में मैंने बताया कि कंपनी को व्यापार करते करते ऐसा लगा कि हम क्यों ना यहाँ एक शासक के रूप में भी काम करें और यहाँ की सत्ता में हस्तक्षेप करे। इसीलिए कंपनी ने क्या है, प्लासी की लड़ाई की। और ये प्लासी की लड़ाई, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। किसी भी झगड़े के पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है। कोई भी युद्ध हुआ आज तक इतिहास में, तो उसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई कारण रहा है, तो वो कारण भी समझेंगे कि वो कारण क्या था। वो कारण ये था, सबसे मजबूत कारण ये था कि कंपनी को बहाना मिला युद्ध करने के लिए। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या थी कि विलियम फोर्ट नाम के किले पर हमारे नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और वहाँ लगभग संख्या में 164 या 164 लोगों को एक कमरे में कैद कर देते हैं। और उमस और गर्मी होने के कारण उन 164 अंग्रेज लोगों में से 23 लोग सुबह तक सिर्फ जिंदा बचते हैं। तो इस घटना को देख करके अंग्रेज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, जो उसको संभालने वाले लोग थे, उनके अंदर आक्रोश की भावना पैदा होती है। और उनको ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, बहाना चाहिए था। उससे पहले कंपनी ने किस प्रकार यहाँ के नागरिकों को और नवाबों को पीड़ित किया, इसके पीछे का कोई भी कारण, या मैं कहूँ कि किस प्रकार पीड़ित किया, वो कंपनी कभी नहीं चाहती थी कि लोगों के सामने आए या उसको लोग समझे। लेकिन कंपनी को सत्ता हाथ में चाहिए थी, इसलिए कंपनी ने बहाना किया कि आपने हमारे लोगों को एक कमरे में बंद करके मारा है। तो उनको क्या है कि एक युद्ध करने का बहाना मिला। और उन्होंने 1757 में क्या है, प्लासी की लड़ाई युद्ध किया, जिसको हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और ये प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई। यह लड़ाई अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था, कंपनी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने व्यापार का अधिकार दिया था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई यह लड़ाई भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। तो इसमें किसके बीच होती है, अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव क्या है, नेतृत्व कर रहे थे। और सामने कौन थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो लड़ाई के मुख्य कारण क्या थे कि अंग्रेजों ने बिना अनुमति के कोलकाता में क्या की, कोलकाता में
बंगाल में किलेबंदी करना क्या किया, स्टार्ट किया। और जो नवाबों के जो आदेश होते थे उनकी अवहेलना करना भी क्या है, शुरू किया। तो जब नवाबों के आदेशों की अवहेलना होगी तो नवाबों के अंदर अवश्य ही क्या है कि एक आक्रोश की भावना पैदा होगी। और काला कोठरी की घटना, ये काला कोठरी की घटना वही है कि जो विलियम फोर्ट किले के अंदर एक 14x18 के कमरे में एक 14 फीट और 18 फीट, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई 14 और 18 थी। और उसमें लगभग 164 लोगों को रात को बहुत ज्यादा गर्मी में बंद कर दिया गया। और उसमें से सुबह तक 23 लोग क्या है सिर्फ जिंदा बचे। तो ये भी क्या थी, काला कोठरी की घटना भी इसका एक मुख्य कारण थी युद्ध होने का। तो अंग्रेजों की व्यापारिक दखल अंदाजी, जो अंग्रेजों ने व्यापार में दखल अंदाजी करना शुरू किया, वो भी क्या है कि प्लासी के युद्ध का एक मुख्य कारण थी। और नवाब के दरबार में षड्यंत्र और विश्वासघात, नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में मीर जाफर को लेकर के एक षड्यंत्र रचा गया। और ये षड्यंत्र सफल भी हुआ। और ये षड्यंत्र था, नवाब सिराजुद्दौला जब नवाब थे, कि हम मीर जाफर को क्या है शासक बनाएंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो 1757 की लड़ाई में जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, उसके बाद मीर जाफर को क्या है शासक बनाया गया। तो यह एक षड्यंत्र के तहत भी क्या है, कुछ लोगों को अंग्रेजों ने, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के बारे में कहावत है कि फूट डालो और राज करो। ठीक इसी नीति को अपनाते हुए अंग्रेजों ने क्या है कि नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में एक षड्यंत्र रचा और मीर जाफर और कुछ अन्य को अपने पक्ष में मिला लिया गया। और फिर प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और कंपनी की जीत हुई। तो विश्वासघात इसका सबसे बड़ा क्या था, कारण था, जिसमें मीर जाफर मुख्य क्या थे, व्यक्ति थे, जो नवाब सिराजुद्दौला की युद्ध में हार का कारण थे। जग से ट्रायदुल्लाबादी ने नवाब का साथ नहीं दिया, मीर जाफर ने अंग्रेजों को से गुप्त समझौता कर लिया। और फिर परिणाम क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया, नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति मिली और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा टर्निंग पॉइंट है। प्लासी का युद्ध वो टर्निंग पॉइंट है कि जहां से अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस लेवल शासन करने के लिए बिल्ड होता है, ये वो प्लासी की लड़ाई थी। और इसका महत्व क्या है कि भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक सत्ता, भारत ने अंग्रेजों में उस राजनीतिक सत्ता की नींव डाल ली। और यहाँ से अंग्रेजी सेना के अंदर, अंग्रेजी कंपनी के अंदर एक माइंड बिल्डअप होता है कि वो यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। और कंपनी केवल व्यापार से नहीं, अब शासक भी बन गई। और ये वो क्या समय था कि कंपनी न सिर्फ व्यापारी बल्कि वो शासक भी बन गई। इसके बाद फिर मीर जाफर, मैंने कहा कंपनी का उद्देश्य मीर जाफर को शासक बनाना नहीं था, कंपनी का उद्देश्य था कि वो कैसे सत्ता को संभाले, कैसे सत्ता का हस्तांतरण भारतीय नवाबों से अपने हाथ में ले ले और यहाँ के लोगों का शोषण वो किस प्रकार करे और यहाँ से आर्थिक लाभ वो किस प्रकार पाए। लेकिन हमें देखना है कि कैसे सत्ता हाथ में अंग्रेजों ने ली, कंपनी ने अपने हाथ में ली और फिर किस प्रकार धीरे धीरे शासन को चलाया और कैसे कैसे हम अपने संविधान की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक सुव्यवस्थित संविधान का निर्माण भारत में होता है और फिर किन नियमों के आधार पे सत्ता चलेगी, कैसे शासन चलेगा,
कौन से ऐसे संस्थान होंगे जो लोगों को अधिकार दिलाएंगे और कुछ लोगों को के कर्तव्य भी होंगे, तो हम वो देखेंगे कि कैसे बिल्ड हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ। तो इसके बाद जब अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और वो होता है प्लासी की लड़ाई से, तो उसके बाद फिर क्या है कि कंपनी कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के एक दोबारा युद्ध करती है, और वो युद्ध होता है बक्सर में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बक्सर बिहार में है, और आप अक्सर देखेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे या फिर संविधान पढ़ेंगे और संविधान की कुछ ऐतिहासिक चीजों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी अंग्रेजों के अंग्रेजों ने केंद्र बिंदु या सेंटर किसको बनाया? बंगाल और बंगाल के आसपास वाले क्षेत्रों को। तो बक्सर जो कि बिहार में है और बिहार बंगाल से लगता है, तो लगभग वही सारा क्षेत्र क्या था, सत्ता को हाथ में लेने के लिए वही क्षेत्र सारा का सारा ये अंग्रेजों का पूरा केंद्रित क्षेत्र क्या था? बंगाल और उसके आसपास वाला क्षेत्र। तो बक्सर की लड़ाई होती है, और किन के बीच होती है? अंग्रेजों के बीच होती है। अंग्रेजों की तरफ से वही ईस्ट इंडिया कंपनी और जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और भारतीय शक्तियां जो भारत की तरफ से युद्ध कर रहे थे, वो इस बार एक अकेले नवाब नहीं थे, बल्कि कुछ लोग संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो जब मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम दूते, इन तीनों ने आपस में मिल करके संयुक्त रूप से किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? अंग्रेजों के खिलाफ। और हार होती है इस संयुक्त मोर्चा की, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय प्रमुख रूप से थे। और परिणाम क्या निकलता है कि अंग्रेजों की जीत होती है, और उस जीत के साथ संयुक्त भारतीय सेनाएं पराजित होती है, और मीर कासिम को सत्ता से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाता है, और अवध और मुगल सत्ता कमजोर पड़ती है। तो आप समझे होंगे कि अंग्रेजों का जब अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई, तो उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, तो कंपनी की आकांक्षाएं बढ़ती गई, और कंपनी ने समझा कि क्यों ना हम व्यापार के साथ साथ सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाएं, और यहाँ के लोगों को अपने हिसाब से हम, जो यहाँ की सत्ता और शासन है, उसको अपने हिसाब से हम चलाएं, ताकि हमें व्यापार में और अधिक लाभ हो। क्योंकि उनका कभी अंग्रेज कंपनी का जो व्यापार करने आई थी, उनका मोटिव यहाँ के लोगों का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता, और ये मोटिव उनका कभी रहा ही नहीं है। तो परिणाम क्या है कि ये सत्ता, अवध और मुगल सत्ता कमजोर होती गई, और इसका क्या महत्व आता है, क्या इंपॉर्टेंस रही होगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीतती है और फिर बक्सर का युद्ध जीतती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस कि कंपनी को दीवानी अधिकार की प्राप्ति हुई, यानी कंपनी को बंगाल चूंकि पहले से कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, और फिर बिहार में बक्सर का युद्ध जीता, तो कंपनी को इसका एक लाभ मिला कि उसको दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए। अब आपको लग रहा होगा कि दीवानी के अधिकार ये कौन से अधिकार है? यानी वहाँ राजस्व के अधिकार, जितने भी सिविल मामले होते हैं उनके अधिकार क्या है? सिविल राइट्स सारे के सारे कंपनी को मिल गए। सिविल राइट्स कंपनी के पास हो गए। दूसरा, कंपनी को
राजस्व व प्रशासनिक वैधता मिली और शासन अब कानूनी रूप से शुरू हुआ। शासन अब कानूनी रूप से शुरू हुआ। और फिर चूंकि कंपनी 2 युद्ध जीत चुकी थी, एक उनमें से प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, और फिर हमारे यहाँ के नवाबों के साथ कंपनी कानूनी रूप से एक संधि करती है और उस संधि को नाम दिया जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद की संधि। अभी का नाम प्रयागराज है, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज याद आता है, लेकिन इलाहाबाद की क्या है वो संधि थी, और वो बक्सर के युद्ध के 1 वर्ष बाद यानी 1765 में होती है। और उसको जब हम देखेंगे कि उस संधि का संविधानिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में एक संधि होती है, और उस संधि से कंपनी को दीवानी के अधिकारों का संवैधानिक हस्तांतरण होता है। यानी हमारे यहाँ के नवाब उसको वैध रूप से, यानी कि उसको राइट्स देते हैं, वो लिखित में होते हैं कि हाँ आपको हम दीवानी के अधिकार देते हैं। तो ये दीवानी के अधिकार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में मिले। पहली बार किसी निजी व्यापारिक संस्था को पहली बार भारत के अंदर किसी निजी कंपनी को राजस्व वसूली का अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दिया गया। पहली बार ऐसा होता है, चूंकि हमारे यहाँ जब आप इतिहास में देखेंगे नवाबों का, राजाओं का, सम्राटों का क्या है शासन रहा है, और वो राजस्व इकट्ठा या टैक्स के अधिकार या टैक्स को लगाने के या कलेक्शन करने के अधिकार सिर्फ राजाओं या सम्राटों के पास हुआ करते थे। लेकिन इस संधि के साथ में पहली बार किसी निजी कंपनी को अधिकार दिए गए, वो प्रशासनिक अधिकार और राजस्व वसूली के अधिकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह भारत के संवैधानिक इतिहास का क्या था, निर्णायक मोड़ था। यानी आप रिटर्न में किसी को ये अधिकार देते हो, अपने देश में किसी दूसरे देश की निजी कंपनी को ये रिटर्न में अधिकार देते हो, ये राइट्स देते हो कि वो हमारे यहाँ राजस्व वसूली करे और प्रशासनिक अधिकार भी उसको देते हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ। और इसके बाद फिर कंपनी शासन को क्या मिलती है, यानी वैधानिक विधि के द्वारा, यानी कि किसी समझौते या कोई कानून पास करके कोई मान्यता मिलती है। और कंपनी अब केवल कंपनी शक्ति से नहीं, मुगल सम्राट की वैध स्वीकृति से शासक बन जाती है। अब कंपनी केवल शक्ति से नहीं, यानी अब तक कंपनी क्या थी कि अपनी पावर का उपयोग करके वो युद्ध जीत रही थी, जिसमें प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता। तो सिर्फ अब वो अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि यहाँ के नवाबों की सहमति के साथ में, स्वीकृति के साथ में शासक बनी और शासन को कानूनी वैधता प्राप्त हुई। फिर एक द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, और वो द्वैत शासन प्रणाली 1965 से 1972 तक चलती है। द्वैत यानी दो, जिसमें द्वैत शासन यानी कि जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के लोग शासन करने वाले हों, या वो शासन 2 प्रकार से चले। और उसमें 2 प्रकार के शासन चलने में एक शासन था कि राजस्व यानी टैक्स से संबंधित, और वो अधिकार किसको दिया गया, कंपनी को। यानी आर्थिक मामलों का अधिकार कंपनी के पास था, और न्याय और एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नवाब के पास था। यानी किसी को न्याय चाहिए या फिर प्रशासन से संबंधित कोई बात होगी, तो वो कहाँ जाएंगे, नवाब के पास जाएंगे। और अगर आर्थिक रूप से जब शोषण की बात आएगी, तो उसको कौन करेगा, उसको कंपनी करेगी। और सत्ता विभाजन से क्या हुआ, ये द्वैत शासन से अब क्या प्रभाव पड़ेगा कि प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी, और जिम्मेदारी का
अभाव होगा। जिम्मेदारी का अभाव इसलिए होगा चूंकि राजस्व के मामले कंपनी के पास है और न्याय और प्रशासन के मामले हमारे नवाबों के पास है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जिम्मेदारी का अभाव। जब चीजें दो अलग 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 प्रकार की सत्ताओं में बटी होगी तो कोई अपना जिम्मेदारी या जिम्मेदारी का अभाव तो रहना अवश्य ही होगा ही। तो संवैधानिक सुधार अनिवार्य बने, संवैधानिक सुधार अनिवार्य बने, ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप की नींव। अब होता क्या है कि जब कंपनी के पास राइट्स आते हैं तो वो लोगों का शोषण, भ्रष्टाचार आदि करना चालू करती है। और जब कंपनी युद्ध लड़ती है तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या है, धन भी चाहिए होता है। तो वो धन प्राप्त करने के लिए लोन की अर्जी लेकर के कहाँ जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाती है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस अर्जी को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कि आप व्यापार करिए और सत्ता भी चलाइए, लेकिन किसके हिसाब से चलाइए, कंपनी को आदेश देती है कि सत्ता हमारे हिसाब से चलाइए। और कहती है कि अब जो है आप सत्ता हमारे हिसाब से चलाइए। तो उस के अनुसार कंपनी के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अकुशल शासन ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जन्म दिया। चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कहीं ना कहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों का शोषण कर रही है और वो चीजों को अनाधिकृत रूप से आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप सत्ता हमारे अनुसार चलाएंगे। और एक एक्ट पास होता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया जाता है। यानी रेगुलेट कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। रेगुलेट यहाँ उस कानून के हिसाब से लोगों के ऊपर काम कौन करेगा, कंपनी करेगी। लेकिन कानून कौन बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। और जन्म दिया, ये भारत में पहला संवैधानिक कानून कहलाया। यहीं से क्या होता है, आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत होती है। यानी ये वो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है कि जहां से सबसे पहले एक प्रशासनिक शुरुआत होगी। तो हम देखेंगे कि अब बाय लॉ आपको नियमित राजस्व व्यवस्था क्या है देखने को मिलेगी। बाय लॉ आपको यानी कानून के हिसाब से आपको एक नियमित राजस्व व्यवस्था देखने को मिलेगी। न्यायिक संस्थाओं का विकास होगा, अर्थात लोगों को न्याय अब नवाबों के द्वारा नहीं बल्कि एक न्यायिक संस्था बनेगी और उससे लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हम जब विस्तार से देखेंगे तो यही वो समय था कि जब पहली बार भारत में न्यायालय या कोर्ट बना। तो न्यायिक व्यवस्था का भी यहाँ से क्या होगा, विकास होगा। सैन्य और वित्तीय नियंत्रण होगा। आगे चलकर यही ढांचा भारतीय विकास की नींव बनेगा और प्रशासनिक परंपरा बनेगा। तो आप अभी तक समझे होंगे कि इलाहाबाद की संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में संवैधानिक वैधता प्रदान की और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए संवैधानिक अधिनियमों की श्रृंखला की आधारशिला रखी। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि ये वो समय था जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और यहाँ से क्या है, एक संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है, एक स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है कि प्रशासन किस प्रकार चलेगा और कंपनी किस प्रकार कार्य करेगी। और कुछ संस्थाएं होगी जिसमें न्यायिक संस्था का क्या है, न्यायिक संस्था का डेवलप की बात हो रही है कि यहाँ कोर्ट नाम की कोई चीज होगी, न्यायालय जिससे लोगों को न्याय मिले। और सैन्य नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण की भी बात हो रही है। तो ये वो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बिल्डअप का टाइम था जब 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास
किया गया। तो इसके बाद कुछ और कई सारे क्या है नए अधिनियम या एक्ट पास किए गए, और उनका क्रम क्या था, इस प्रकार था कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, तो यह भारत में पहला संवैधानिक कानून था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और उसको भारत के ऊपर थोपा गया। और 1784 में एक दूसरा एक्ट पास होता है जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट था, जिस पर कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण क्या है और ज्यादा बढ़ गया। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। किसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है? एकाधिकार यानी पहले सिर्फ किसको अधिकार प्राप्त था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार क्या था? प्राप्त था। बाकी अन्य किसी को, अंग्रेजी कंपनी को यह अधिकार नहीं था कि वो भारत में व्यापार करे। तो ये ए का अधिकार यहाँ समाप्त होता है और उसके लिए नए रास्ते खोले जाते हैं कि और दूसरी कंपनियां भी क्या है भारत में जाकर के व्यापार कर सकती है। और इसी क्रम में और देखेंगे आप, ये चार्टर देखेंगे, चार्टर से अर्थ आप देखते होंगे कि यहाँ चार्टर एक्ट की बात हो रही है और कई बार आप सुनते हो कि चार्टर्ड विमान। तो चार्टर शब्द हम देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में देखेंगे कि चार्टर का अर्थ क्या होता है। चार्टर शब्द अलग अलग जगह प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन उसके मायने यानी अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। अलग अलग कहूं कि अर्थ तो लगभग एक जैसा होगा, लेकिन वो अलग अलग जगह किस प्रकार प्रयोग होता है उसको भी हम देखेंगे। चार्टर यानी समझौता, लिखित रूप में एक समझौता। जब हम चार्टर्ड विमान की बात करते हैं, यानी मैंने और किसी विमान कंपनी ने कोई समझौता किया है और मैंने उससे क्या है, उस समझौते के तहत वो एक विमान किराए पर लिया है। तो उसी इस प्रकार से हम किसी विमान को चार्टर्ड विमान भी नाम देते हैं। इसी प्रकार से ये चार्टर एक्ट भी क्या है, एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट और यहाँ की कंपनी के बीच में एक समझौता है जो भारत पर लागू किया जाता है। तो उसी को आप मोटा मोटी ये समझ जाइए कि इस समझौते को नाम, ये चार्टर का मतलब एक समझौता, उसको एक कानून का रूप दिया गया, एक एक्ट का रूप दिया गया। कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और वो कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार 1813 में। और इसके द्वारा कंपनी का व्यापार का एकाधिकार क्या है, समाप्त किया गया। ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि 1833 में एक दूसरा चार्टर एक्ट पास होता है। और अभी हम विस्तार से जब चर्चा करेंगे, अभी हम एक बार देख रहे हैं कि हम कैसे कंपनियां या कैसे वो संवैधानिक विकास हुआ, कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या क्या कहानियां रही। और फिर हम इनको एक एक को कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या वो महत्वपूर्ण काम हुए जिसने भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम, या जिसने कंपनी शासन को क्या किया, समाप्त किया। और कंपनी के शासन के समाप्त होने के बाद डायरेक्ट शासन किसके हाथों में गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया। यानी आप ये मान के चलिए कि 1773 से और शासन 1858 तक शासन किसने किया? 1858 तक शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और वो किसके इशारे पर काम कर रही थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के इशारे पर। लेकिन जिस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी उस प्रकार से कंपनी ने कार्य नहीं किए। लोगों का शोषण आर्थिक रूप से ज्यादा किया और राजनीतिक रूप से, और कभी लोगों को न्याय तक पहुंच नहीं रही। तो
ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम यानी लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चालू होता है। और उस स्वतंत्रता संग्राम को देख करके ब्रिटिश सरकार कंपनी के हाथों से सत्ता छीन लेती है और कहती है कि अब आप सिर्फ व्यापार कीजिए, सत्ता हम खुद संभालेंगे। यानी क्राउन अपने पास पूरी सत्ता को ले लेती है। और फिर आता है 1858 का अधिनियम। और अब 1858 से 1947 तक जब भारत आजाद हुआ तो शासन कौन करेगा? शासन करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे अपने पास से, यानी अपनी पार्लियामेंट से। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि 1857 का जो विद्रोह है वो कंपनी की शासन की विफलता का प्रतीक बना। यानी कंपनी ने इस प्रकार कार्य किए कि लोगों के अंदर आक्रोश आया और वो गुस्सा विद्रोह के रूप में सामने आया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। अब जब हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 तो उसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि कंपनी शासन पहले समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया और एक नए पद की नियुक्ति हुई जो कि भारत सचिव के नाम से हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और एक नया जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। एक गवर्नर जनरल का जो पद होता था वो अब वायसराय के रूप में हुआ और एक नए पद का भारत सचिव के नाम से क्या हुआ? सृजन हुआ या एक नया पद बनाया गया जिसको भारत सचिव के नाम से जानते हैं। तो इसका संवैधानिक महत्व किस प्रकार है कि भारत में क्राउन शासन की औपचारिक शुरुआत हुई और प्रशासनिक केंद्रीकरण हुआ और उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति क्या है? यहाँ से शुरू होता है। और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन कुछ नियम और कानून पास करती है जिसमें प्रमुख है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में अभी तक सिर्फ अंग्रेजों को रखा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीयों की भागीदारी भी क्या होगी? भारतीयों के भागीदारी की एक नई शुरुआत होगी और इसके बाद विधायी परिषदों की स्थापना होगी और इससे क्या होगा कि भारत में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत होगी जिसमें प्रतिनिधि शासन की प्रारंभिक झलक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 जिसमें परिषदों का विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव की क्या है? शुरुआत होती है और बजट पर चर्चा करने का अधिकार न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि भारतीयों को भी मिलता है। और इसका संवैधानिक महत्व क्या है कि प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ जाता है और राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जब भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिलेगा तो एक नई चेतना का उदय होगा और वो क्या होगा? राजनीतिक चेतना का उदय होगा। और यही वो समय है, आपने देखा होगा, अब आप इतिहास में पढ़ेंगे 1885 जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है और भारत को आज़ादी दिलाने का जो आह्वान है वो यहीं से उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ये एक वो टीम थी जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या कहे कि वो संगठन था अखिल भारतीय स्तर का जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा कुछ और क्या है? नियम
या कानून बनाए जाते हैं और उस सीरीज में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। जब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे तो समझेंगे कि मार्ले कौन है और मिंटो कौन है। आप दिल्ली में जाएंगे तो आप मिंटो रोड के नाम से कुछ सड़कें भी देखेंगे, तो ये जरूरी होगा कि हम जानेंगे कि मार्ले मिंटो कौन थे। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य प्रावधान क्या थे? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मुसलमानों के लिए अलग से वोट पड़ेंगे, वो अपना कैंडिडेट खुद चुनेंगे। और आप देखेंगे कि 1909, ये ठीक 1906 यानी मुस्लिम लीग की स्थापना, एक नया समुदाय, एक कुछ लोग खड़े होंगे और 1905 बंगाल विभाजन, यानी पूर्वी बंगाल को काट करके बंगाल के दो हिस्से कर करके, जिसमें बंगाल का पूर्वी हिस्सा, जिसमें अधिकतर लोग क्या थे? एक विशेष समुदाय के लोग थे, या फिर कहे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो वाली नीति पर काम करना चालू किया। ये 1905 का समय था। और फिर 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, और आप देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1919 में फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली लोगों के ऊपर थोपी जाएंगी कि मुसलमानों के लिए अलग से वो किसी को वोट करेंगे, यानी अपनी कम्युनिटी से किसी को चुनेंगे, उनके लिए एक अलग इलेक्शन सिस्टम रहेगा। तो ये कहाँ होता है? मार्ले मिंटो सुधार के अंदर केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया। संवैधानिक महत्व क्या था? कि सांप्रदायिक राजनीति की नींव, संप्रदाय यानी किसी विशेष संप्रदाय को लेकर अंग्रेज एक नींव डालेंगे कि फूट डालो और राज करो। और फिर आप देखेंगे कि ये वही समय है जब यहाँ से नींव डलती है। और वो नींव की सफलता अंग्रेजों को कब मिलती है? जब भारत का बंटवारा होता है और एक बड़ा गणराज्य दो देशों के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, आपको 1947 में देखने को मिलता है। यही वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इसी से जुड़े वो लोग होंगे जो भारत की जब संविधान का निर्माण होगा और वो यहाँ से अपना कट ऑफ करेंगे, यानी उस संविधान सभा में शामिल होने से मना कर देंगे जो संविधान सभा भारत के संविधान को तैयार करेगी। तो संवैधानिक महत्व, सांप्रदायिकता राजनीति की नींव एंड डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीति का यहाँ क्या होगा? संवैधानिक प्रयोग होगा। एक कानून पास किया जाएगा और उस कानून के अंदर क्या होगा कि बांटो और राज करो। पहले बंगाल का विभाजन किया जाएगा, फिर एक नया संगठन का उदय होगा जिसका नाम मुस्लिम लीग होगा, और फिर एक कानून पास किया जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम अंग्रेजों लोगों ने नाम दिया मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन वो सुधार नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता की नींव है। लोगों को बांट दिया जाएगा, संप्रदाय के नाम पर बांट दिया जाएगा, और एक नई राजनीति की शुरुआत यहाँ से होगी, और बांटने का काम अंग्रेजी सरकार करेगी। इसके बाद फिर एक नया बिल पास होता है 1919 भारत सरकार अधिनियम। इसको मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान थे कि द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में विषयों का विभाजन किया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। दूसरा, इसका संवैधानिक महत्व क्या रहा कि उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला प्रयास किया गया, परंतु वास्तविक सत्ता कहाँ थी? अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी। इसके बाद 1919 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है? बनाया जाता है, जिसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत होती है, और केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और फिर इसका आप देखेंगे कि क्या संवैधानिक महत्व है। यह अधिनियम भारतीय संविधान की मुख्य आधार बना, और
जब आप देखेंगे, आगे संविधान का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस अधिनियम का लगभग 60% हिस्सा हमारे संविधान में रखा जाता है। 1950 के संविधान के कई प्रावधान क्या है, इसी पर आधारित है। और फिर आता है वो समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947, जिसका मुख्य प्रावधान भारत और पाकिस्तान का गठन और ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को समाप्त किया जाता है। भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का उदय होता है और संविधान सभा को संप्रभु अधिकार, यानी अब उसके ऊपर कोई बाहरी देश अपना दबाव या सत्ता या कोई कानून नहीं थोपेगा, उसका अपना खुद का क्या रहेगा, राइट्स रहेंगे। और संवैधानिक महत्व क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन का सारे राइट्स क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे और भारत एक नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होगा और भारत एक संप्रभु राष्ट्र, यानी अब भारत की सत्ता के ऊपर किसी दूसरे का किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं होगा, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो या फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई दबाव हो, उसको भारत कभी नहीं मानेगा। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार हम अपने अध्ययन को भारत के विकास से आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की और एक एक चीजों का अध्ययन करके हम कहाँ तक बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान बना और फिर उसके बाद हम संविधान का अध्ययन करेंगे और एक एक चीजों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक क्या है रखते हैं। कल हम बारी बारी से जो आज हमने क्या है ब्रीफली देखा, उसका अध्ययन कल हम बारी बारी से करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।